Hello everyone, welcome back to my channel Roots of Special Education. गाइस एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज हमारी चल रही है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका निपमेट का एग्जाम चल रहा है, फिफ्थ पेपर गाइस हमारा जिसकी प्रिपरेशन चल रही है वो है करिकुलम डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग पाठचर्या विकास की बात कर रहे हैं। एक सेशन आप लोगों को दिया जा चुका है और आज जो है मैं सेकंड सेशन लेकर के आई हूँ, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चाहे वो 2 नंबर के हों, चाहे 5 नंबर के हों या 10 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो कुछ कवर होंगे गाइस, ठीक है। और जैसा कि इसमें मैंने बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म इस पेपर में नहीं है, तो उनकी भी चर्चा हम लोग एंड में जाकर के करेंगे। तो इसमें से ये जो सेशन है, दोनों सेशन, इनमें से बहुत सारे आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी निकलने वाले हैं, तो उनको साथ साथ में जो है मैं बताती जाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड सेशन हमारा। सेकंड सेशन जो कि करिकुलम डेवलपमेंट का फर्दर जो टॉपिक्स हम लोग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस ये है आपका पेपर 5 करिकुलम डेवलपमेंट पाठचर्या विकास पार्ट 2 बाय रेणु पुल, ठीक है। और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेशंस को आप बिल्कुल ध्यान से और कंसंट्रेट करके जब आप करेंगे, एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने की जो है वो आवश्यकता होगी, ठीक है। आपके पास जो रिसोर्सेस है उनको भी एलेबोरेटिव वे में आप देख सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। रिसोर्सेज जितने भी है गाइस, सब आपको बेनिफिट ही करने वाले हैं, कोई आपको नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप जितना भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ सकते हैं। और इनमें जो भी टॉपिक्स का इस बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, जैसे फंक्शनल एकेडमी के ऊपर है या पिछले सेशन में करिकुलम के ऊपर थे, उनके ऊपर डिटेल प्लेलिस्ट भी है चैनल पर, तो आप चाहे तो गाइस उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे हमने कंटेंट फर्स्ट टॉपिक के फर्स्ट यूनिट के देख चुके हैं। आगे जो आपका जो सेशन जो है, दो सेशन आपके, मतलब एक आज का सेशन और एक सेशन और आएगा, ठीक है। और लास्ट वाला जो सेशन रहेगा वो तो बहुत ही छोटा सा सेशन, आप बोनस सेशन बोल सकते हो उसे, जिसमें हम लोग मॉडल पेपर और जो है आपके ये जो 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपका पेपर कवर अप हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो अब जो मैंने ये सेशन लिया है और जो अपकमिंग सेशन होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हुए प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको बेस बना करके तैयार किया गया। वहां को यूनिट की आपको कोई बात आपको जो देखने को नहीं मिलेगी। प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आए हुए हैं गाइस जो सिलेबस में एज सच आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको ध्यान में रख करके सेशन बनाया गया है। तो सेशन को मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का प्रयास कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो आइए मूव करते हैं गाइस। आपके जो पता ही है, आपको 4 पार्ट में क्वेश्चन आ ही रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आपका बनता है चारों ही सेक्शन में, वो है फंक्शनल एकेडमिक, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्यात्मक शिक्षण। इस पे भी डिटेल में सेशन है, चाहे तो आप देख सकते हैं गाइस चैनल पर जाकर के, है ना। करिकुलम वाली जो प्लेलिस्ट है, जिसका नाम करिकुलम लिखा हुआ है, करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रैटेजी, उसके अंदर आपको ये वीडियोस जो है वो मिलने वाले हैं, वेदर वो फंक्शनल एकेडमिक हो, फंक्शनल रीडिंग हो, फंक्शनल राइटिंग हो, है ना, टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं, टास्क एनालिसिस, टीचिंग स्ट्रैटेजी, सारे टॉपिक जो है मैंने उसमें बहुत डिटेल में आपको बता रखे हैं विद एग्जांपल, और बहुत ही अच्छे से पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन दे करके, फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से, डिजिटल फ्लैश कार्ड के माध्यम से। तो जरूर उनको देखिएगा गाइस, ठीक है। तो फंक्शनल एकेडमिक्स हो गया। हाँ, और जिनको लिमिटेड पढ़ना है, ठीक है, हमको पास होना, तो उनके लिए सेशन जो है वो इनफ है, मत देखिएगा बिल्कुल भी ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, फंक्शनल एकेडमिक क्या होता है गाइस। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये जो फंक्शनल वर्ड होता है और एकेडमिक, एकेडमिक तो आपको पता ही है, शैक्षणिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ना लिखना ये सब कुछ एकेडमिक में आ जाएगा। लेकिन वर्ड जब फंक्शनल जुड़ जाता है तो ये फंक्शनल का अर्थ होता क्या है। तो सबसे पहले तो फंक्शनल का ही मतलब देख लेते हैं, ठीक है। कार्यात्मक, फंक्शनल का मतलब है जहां पर हम एक्टिव रहेगा बच्चा, बिना पैसिव रह करके या निष्क्रिय रह के तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते ना। घर में कोई फंक्शन हो तो आपको क्या करना, यू हैव टू बी एक्टिव। तो उससे आप कनेक्ट करके इस टॉपिक को रखिएगा। तो फंक्शनल एक्टिविटीज का मतलब, या फंक्शनल एकेडमिक का मतलब, वो सभी एक्टिविटीज उस करिकुलम में शामिल की जाती हैं जो बच्चे को बच्चे को जो है वो सोसाइटी और या कम्युनिटी का एक्टिव मेंबर बनाती है। कैसा मेंबर बनाती है, एक्टिव मेंबर बनाती है। अभी जब वो एक डिसेबल बच्चा हमारे पास स्पेशल स्कूल में आता है, तो क्या करते हैं पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, बर्डन है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, ठीक है। ये पूरी तरह से बच्चा हम पे डिपेंड है। स्पेशल एजुकेशन के द्वारा कौन सा जादू होने वाला है, वो यही जादू होने वाला है। जो बच्चा पैसिव है, जो बच्चा डिपेंडेंट है, उसको हम लोग कहाँ लेकर के जा रहे हैं,
ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की तरफ लेकर के जा रहे हैं, बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट जो है वो हो जाएगा, जिसे आप लोग एक्टिव कहते हैं। और इसी को ही आपको जो स्पीड अप करेगी वो करेगा आपका फंक्शनल एकेडमिक, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में ही होता है। ठीक है, अब जनरल एजुकेशन में आपका क्या होता है, सिर्फ एकेडमिक्स करवाया जाता है। ठीक है, तो अब फंक्शनल की तो बात हो गई कि वो सारी एक्टिविटीज जो बच्चे को एक्टिव मेंबर बनाएगा। तो अब एक्टिव मेंबर बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, हमको उनको फंक्शनल स्किल्स सिखाने होंगे। तो कौन से होते हैं फंक्शनल स्किल्स, स्किल्स which makes a person enabled to work in his home, school, neighborhood and community। ऐसे कौशल, ऐसे कार्य, ऐसे गोल, ऐसे टास्क, जो मर्जी यूज करिए वर्ड गाइस। ठीक है, जो बच्चे को अपने आसपास के समुदाय में, पड़ोस पड़ोस में, घर में, स्कूल में, हर जगह जो है वो उसको कार्य करने में जो है वो योग्य बनाता है, सक्षम बनाता है, उन सबको फंक्शनल स्किल्स कहते हैं। अभी आगे मूव करूं, इससे पहले आपको विजुअलाइज करा देती हूँ कि फंक्शनल स्किल्स होते क्या है। एफएसीपी चेकलिस्ट याद है ना सब लोगों को, उसके डोमेन याद है, 5 डोमेन होते हैं, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल, है ना, और ऑक्यूपेशनल। तो ये सारे क्या है, ये सारे फंक्शनल स्किल ही तो है। वहां तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है। बच्चों के मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को ध्यान में रख करके वो एरियाज जो है वो आपके बनाएंगे, वो चेकलिस्ट आपकी फॉर्म की गई है। ठीक है, आगे मूव करते हैं गाइस। अब फंक्शनल वर्ड का मतलब भी समझ गया, जो एक्टिव बनाए। फंक्शनल स्किल्स का मतलब भी समझ गया, ऐसे कार्य जो एक्टिव बनाने में मदद करें। तो अब भाई फंक्शनल करिकुलम क्या, अब हमारे पेपर पे आ गई ना बात। तो कहता है कि सिलेबस और करिकुलम which involve content to teach functional skills to the students according to their age and mental level। वो कहता है कि बच्चे की एज, एज मतलब यहाँ पे शारीरिक आयु, ठीक है, और मेंटल लेवल यानी कि मानसिक स्तर, इन दोनों के ही अनुसार जब बच्चे को हम फंक्शनल स्किल्स सिखाते हैं और उन स्किल्स को एक सिलेबस या करिकुलम में एज अ कंटेंट जो है वो डालते हैं, उसको हम लोग फंक्शनल करिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक आपको समझ में आ गया, फंक्शनल, फंक्शनल स्किल्स, फंक्शनल करिकुलम। अब बात आती है फंक्शनल एकेडमी की, तो अब आ जाइए अपने टॉपिक पे। ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछ रखा है 3R क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शनल एकेडमिक्स को 3R ही कहते हैं, उसका शॉर्ट नेम है, निक नेम है फंक्शनल एकेडमिक, मतलब 3R। ठीक है, यहाँ शिक्षाविद लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन में थोड़ा सा कई बार चेंजेस आ जाते हैं गाइस। फंक्शनल एकेडमिक का मतलब होता है कार्यात्मक शिक्षण। क्या होता है कार्य, आप लोग जब भी लिखें तो कार्यात्मक शिक्षण ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये 3R क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एकेडमिक देख लेते हैं। एकेडमिक होता है हमारा रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, होता है ना। तो जब हम इसके आगे फंक्शनल वर्ड ऐड कर देंगे तो ये सारा जो है वो स्पेशल बच्चों के लिए हो जाएगा, फंक्शनल रीडिंग, फंक्शनल राइटिंग और फंक्शनल अर्थमेटिक, स्पेशल नीड पर्सन के लिए जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फंक्शनल एकेडमिक को डिफाइन कैसे करोगे। मान लीजिए ये आपसे 2 नंबर वाले में पूछ लेता है, जिसके चांसेस भी हैं, ठीक है, कि फंक्शनल एकेडमिक क्या होता है, एक चीज जरूर पूछेगा, वेदर फंक्शनल एकेडमिक पूछे, फंक्शनल रीडिंग पूछे या फंक्शनल राइटिंग पूछे, आप इसको एक्सप्लेन करिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में चांसेस हैं। ठीक है, तो फंक्शनल एकेडमिक्स रेफर्स टू सिलेक्शन एंड टीचिंग ऑफ द करिकुलम कंटेंट which makes childs enabled to function independently in various situations at home, neighborhood and community। समझ आ रही बात की, क्रियात्मक शैक्षणिक या क्रियात्मक शिक्षण क्या होता है। ये क्या रेफर करता है, पहले तो सेलेक्ट करिए और फिर टीचिंग ऑफ द करिकुलम कंटेंट, उस करिकुलम कंटेंट को पहले तो सेलेक्ट करोगे ना, मुझे क्या पढ़ाना है ना, और फिर उसको टीच करना। विच मेक चाइल्ड इनेबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो बच्चे को योग्य बनाता है इंडिपेंडेंट कार्य करने के लिए, कहाँ कहाँ पर, वेरियस सेटिंग में, होम, नेबरहुड और कम्युनिटी, अपने घर में, आस पड़ोस में और समुदाय में। क्लियर है बात, आगे मूव करते हैं। तो फंक्शनल एकेडमिक समझ में आ गया, ऐसा कंटेंट सेलेक्ट करना और टीच करना, ठीक है, जो कि बच्चे को अपने आसपास के वातावरण में इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करेगा। और वातावरण क्या है आपको पता ही है, घर से शुरू होकर के घर, पड़ोस, फिर स्कूल और फिर समुदाय, यही तो है हमारी दुनिया, और क्या है बताओ, यही, इसी को ही समुदाय बोल रहे, यही हमारा समाज है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। पर्पस क्या है फंक्शनल एकेडमी का, ये भी पूछ सकता है आपको, कोई 2 पर्पस बताइए फंक्शनल एकेडमी के, क्यों सिखाया जाता है बच्चे को फंक्शनल एकेडमी, क्या जरूरत पड़ गई हमको सिखाने की। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल नीड बच्चे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है ये। ठीक है, इनकी नीड जो है वो डिफरेंशिएटेड है, स्पेशलाइज्ड है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको फंक्शनल एकेडमिक सिखाते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकता है,
टू गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ताकि बच्चे को अब मेंटल एज क्योंकि कम है ना, मानसिक स्तर कम है, तो आप जो है वो सीक्वेंशियल लर्निंग उनको नहीं करवा सकते हो, लॉजिकल लर्निंग आप उनको नहीं करवा सकते हो कि चलिए जी पहले स्वर व्यंजन सीखेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे, फिर 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के शब्द, फिर 4 अक्षर के, फिर एक एक मात्रा, फिर वाक्य। तो भैया इतना तो ये तो लॉजिकल लर्निंग है जो एकेडमिक में करते हैं। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ बच्चे का मानसिक स्तर भी कम है, ठीक है, और शारीरिक स्तर और मानसिक स्तर मैच होता है तो एवरेज कहलाता है, लेकिन यहाँ तो मैच ही नहीं हो रहा है, शारीरिक स्तर ज्यादा है और मानसिक स्तर कम है, तो इसीलिए लॉजिकल लर्निंग तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो उनको सिखा देते हैं, उसी को बोलते हैं टू गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो जरूरी चीजें हैं वो उनको जो है वो सिखाया जाए, ठीक है। उसके बाद टू कैरी आउट टास्क ऑफ डेली लिविंग इंडिपेंडेंटली, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे को डेली लिविंग की जो है स्किल्स जो है उनको जो है वो सिखाया जाए, क्योंकि फंक्शनल एकेडमी का ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही डिफरेंस है जनरल एजुकेशन में, हमें जनरल एजुकेशन में कभी नहीं सिखाया गया कि टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जा रही हो, कपड़े पहनना उतारना सिखाया जा रहा हो, बटन लगाना सिखाया जा रहा हो, कोई ग्रॉस मोटर फाइन मोटर सिखाई जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि ऐसा ठीक है, एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग ग्रॉस फाइन जरूर सीखते हैं, लेकिन ऐसा कोई करिकुलम में इस तरह से स्पेसिफिकली नहीं होता है कि आपका ये जो आपका फर्स्ट लेसन ही इसी चीज के ऊपर है, नॉट लाइक दैट, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सारा का सारा चेकलिस्ट ही नहीं डोमेन्स के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिक्वेंशियल और लॉजिकल लर्निंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आप नीड बेस्ड लर्निंग जो है वो करते हैं, जितनी जरूरत है उतना सिखा दीजिए, उतना सीख जाए उतना ही काफी है ना। आप ज्यादा तो कहाँ सिखाएंगे, वही भूल जाते हैं बार बार। सिंपल सा फंडा तो यही है ना। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बी एबल टू प्रोटेक्ट ऑन सेल्फ, और खुद की रक्षा खुद से कर सके। तो 3 ऑब्जेक्टिव है, अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी डेली लिविंग की जो स्किल्स है उनको इंडिपेंडेंटली कर ले, और तीसरा खुद की रक्षा खुद कर सके। तभी तो आप बोल लेते हैं ना, डेंजर्स की पहचान कर पानी, इलेक्ट्रिक शू की पहचान कर पानी, बच्चा रोड क्रॉस कर ले, बच्चा रेड लाइट ग्रीन लाइट इनकी पहचान कर ले, इनकी सबकी जानकारी होती, सारे क्या है, प्रोटेक्शन है, ऑन सेल्फ इंडिपेंडेंट मूव कर सके बच्चा अपने आसपास में। तो ये है पर्पस ऑफ फंक्शनल एकेडमी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अब आगे आपका 3R में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंक्शनल रीडिंग। क्या है फंक्शनल रीडिंग? आई थिंक एक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है 5 नंबर में, आई थिंक या फंक्शनल रीडिंग पे आया है या फंक्शनल राइटिंग पे आया है, ठीक है, वो श्योर कर, तो मैंने दोनों को ही यहाँ कवर करने का प्रयास किया है, इनके दोनों के ही ज्यादा चांसेस जो है वो है। तो फंक्शनल रीडिंग, आई होप कि आपको भी चीज फंक्शनल का मतलब तो अलग से समझ आ ही गया, और रीडिंग का मतलब तो हमको पहले ही पता है, छपे हुए शब्दों में से अर्थ को निकालना उसको हम लोग रीडिंग कहते हैं। तो अभी बात करते हैं फंक्शनल रीडिंग की, ठीक है। तो कार्यात्मक पठन क्या होता है, skill to read functional words so that child will be able to use reading ability to make themselves enables to live independently in their community, ठीक है। गाइस यहाँ पर मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट, क्योंकि रिवीजन सीरीज है तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में स्लाइड्स नहीं डाल सकती हूँ मैं, ठीक है, अदरवाइज वीडियो जो है ना 100-200 स्लाइड्स का बन जाएगा, एक एक सेशन इस पे 20-20 स्लाइड्स का है गाइस, तो नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए मैंने जो है ना वो क्यूमुलेटिव वे में, और जो है आपको इसको जो जो इम्पोर्टेंट है वो स्लाइड्स मैंने यहाँ पे कंक्लूड करने का प्रयास किया है, ये मानते हुए कि आपने इसका बेसिक्स जो है वो पढ़ रखा है, अभी तक की तैयारी आपकी उनकी है, ठीक है। मैं एक जो है रिवीजन आपको दे रही हूँ ताकि अगर कोई चीज नहीं समझ आई है तो वो समझ आ जाए, ठीक है। गाइस कई बच्चे बोलते हैं मैम पीडीएफ दीजिए दीजिए, तो मेरा पर्पस बीइंग एज ए टीचर जो है आपको कंसेप्ट को समझाना है, ठीक है। पीडीएफ और ये सब चीज का फर्दर प्लान करेंगे गाइस, ठीक है। फिलहाल जो है मैं सिर्फ टीचिंग ही यहाँ पर कर रही हूँ, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ये मेरी एश्योरिटी है, ठीक है। तो तो जैसा मैंने आपको बताया कि फंक्शनल एकेडमी, फंक्शनल रीडिंग राइटिंग, इनके ऊपर जो है ना डिटेल में सेशन चैनल पर है। मैं कोशिश करूंगी मुझे याद रहे, क्योंकि मैं अक्सर भूल जाती हूँ इस चीज को, तो मैं आपको चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो है वो सेशन भी डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आपको जो है वो इसमें दिक्कत ना हो और आप इनको डिटेल में पढ़िएगा। वहां पे मैंने रीडिंग का मतलब बता रखा है कि छपे हुए जो शब्द होते हैं उनसे मीनिंग को ड्राइव करना, अर्थ निकालना जो है वो रीडिंग कहलाता है। अब बात फंक्शनल, फंक्शनल तो हमने भी देख लिया, तो अब रीडिंग क्या हो गया, स्किल टू रीड फंक्शनल वर्क सो द चाइल्ड विल बी एबल टू यूज रीडिंग एबिलिटी टू मेक देम सेल्फ इनेबल टू लिव इंडिपेंडेंटली इन देयर लाइफ। अब देखिए यहाँ तो वही आ गया कि रीड करना, रीड का मतलब आपको बता ही दिया। तो फंक्शनल रीड क्या हो गया,
फंक्शनल वर्ड्स को पढ़ना, वो फंक्शनल रीड होता है। अब फंक्शनल क्या होता है आपको पता ही है, कि ऐसे शब्द पढ़ना सिखाना जिससे बच्चा अपने आसपास की कम्युनिटी में इंडिपेंडेंट हो जाए। समझ रहे हो ना बात को? तो ये होता है फंक्शनल रीडिंग। तो कुछ चीजें आपको कॉमन सेंस के बेस पे मिलानी हो। आपको हमें पढ़ने का अर्थ, यदि मैं ना भी बताऊं तब भी आपको पता है कि पाठन का अर्थ क्या होता है, पता है ना? तो अभी उसमें हमने सिर्फ फंक्शनल वर्ड को जोड़ना है। तो हम, अगर कई बार क्वेश्चन, मैं तभी कहती हूँ, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है ना गाइस, और क्वेश्चन ऐसा ना पढ़ा हुआ भी आपका आ जाए, तो आप मिला करके उसको अपना एक कॉमन सेंस लगाइए और आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। गोल्स क्या है फंक्शनल रीडिंग के? तो रीडिंग फॉर प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल, ऐसे शब्दों को पढ़ाया जाए बच्चों को जो उसके प्रोटेक्शन करने में, क्योंकि फंक्शनल एकेडमी का भी तो यही गोल है कि बच्चा खुद की रक्षा खुद से कर सके। तो प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसा अभी बताया था, साइन बोर्ड्स पढ़ना, लेबल्स पढ़ना, सिंबल्स पढ़ना, और डायरेक्शंस का पता होना चाहिए बच्चे को, है ना? रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, बच्चा सूचनाओं को कर सके, बुक्स पढ़ ले, न्यूज़पेपर पढ़ सके, एडवर्टाइजमेंट देख सके। तो ये क्या है आपकी रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। और तीसरा गोल है रीडिंग फॉर प्ले। हम तीन ही चीजों के लिए तो पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं, अभी सपोज हमको कहीं बाहर जाना है, स्टेशन पे गए हैं और हमको टॉयलेट यूज करनी है, अभी टॉयलेट में गए हैं, तो अभी देखा है तो दो टॉयलेट बने हुए हैं, एक है जेंट्स के लिए और एक है लेडीज के लिए। तो वहां पे कई बार साइन भी बनाया होता है और कई बार वो वर्ड्स भी लिखे होते हैं, है ना? और कई बार पिक्चर से पता चल जाता है। तो मान लीजिए कि अगर वो लिखा हुआ है तो हमको पढ़ने आना चाहिए ना, अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो वही बोल रहा है कि साइन बोर्ड्स को पढ़ना आना चाहिए। अभी मैं अभी बीमार हो गए, हमें हॉस्पिटल जाना है, अभी हॉस्पिटल के साइन बोर्ड बने होते हैं ना, तो हमें क्या पता हॉस्पिटल कहाँ पर है, पता चले हमें पढ़ना तो आ नहीं रहा और हम उसके सामने से ही निकल गए क्योंकि हमको साइन बोर्ड नहीं पढ़ना आया, है ना? लेबलिंग आपको पढ़नी आनी चाहिए चीजों की। आप वस्तुएं यूज कर रहे हैं, किचन में कोई चीज यूज कर रहे हैं, उनका लेबल पढ़ने आना चाहिए कि ये क्या चीज है। फिर उसके बाद उनकी डेट्स, एक्सपायरी डेट है, ये सब क्या है? प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के लिए ही तो है। सिंबल्स का आपको पता होना चाहिए, है ना? साइन का आपका पता होना चाहिए, चाहे वो रोड के साइंस है, चाहे वो ट्रैफिक साइंस है आपके, वो सारी चीजों की आपको चाहिए। क्या है? प्रोटेक्शन और सर्वाइवल, है ना? रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, फिर हम सूचनाओं के लिए अपनी किताबों को पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर, सूचनाएं मिल रही हैं। और लास्ट जो रीडिंग हम लोग करते हैं वो इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं, चाहे वो मैगजीन्स पढ़े, कॉमिक्स पढ़े या स्टोरी बुक्स पढ़े। तो ये है कुछ आपके गोल रीडिंग के, बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब रीडिंग के लिए हम लोग एक अप्रोच यूज करते हैं, वो अप्रोच क्या होती है जरा हम उसको देखते हैं। अब है गाइस आपका, अब है आपका साइट वर्ड अप्रोच। तो फंक्शनल रीडिंग के लिए हम लोग साइट वर्ड अप्रोच करते हैं। और गाइस इसको मैंने बहुत ही डिटेल में फ्लैश कार्ड के माध्यम से आपको मैंने फंक्शनल रीडिंग वाले उसमें बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जरूर डाल दूंगी। अगर मैं भूल भी गई तो गाइस शाम तक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं उसको जो है वो डाल दूंगी। ठीक है, तो ये जरूर करेगा क्योंकि यहाँ पे तो 2-3 स्लाइड में मैंने इस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, लेकिन जो है वो टॉपिक जो है वो काफी वास्ट टॉपिक है गाइस, बहुत ही प्रैक्टिकली मैंने वहां बताया, प्लीज उसको देखिएगा, है ना? होपफुली आपके वो काम आएगा। ठीक है, तो साइटवर्ड अप्रोच क्या है? ये मोस्ट कॉमन अप्रोच और सक्सेसफुल अप्रोच है जो हम लोग बच्चों को फंक्शनल रीडिंग वर्ड सिखाने के लिए करते हैं। होल वर्ड अप्रोच, यानी कि मैं इसको जादूगर वाली बात करती हूँ। स्पेशल एजुकेटर क्या है? एक जादूगर है। वो क्या करता है, उसने ना बच्चे को अल्फाबेट सिखाया है, ना ही स्वर व्यंजन सिखाया, और डायरेक्टली नाम पढ़ना सिखा देता है, पापा का नाम पढ़ना सिखा देता है। तो ये क्या है? जादूगरी नहीं है तो क्या है बताइए? और ये जादू उसको कौन दे रहा है? उसके हाथ में कौन सी जादू की छड़ी है? ये जादू की छड़ी है साइट वर्ड अप्रोच, होल वर्ड अप्रोच जिसे आप लोग कहते हैं। कई बार एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आपसे पूछता है, हाँ जी गाइस, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लीजिएगा, होल वर्ड अप्रोच क्या होती है या साइट वर्ड अप्रोच क्या होती है, आपके जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन में या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, प्लीज इसको नोट डाउन जो है वो कर लेना। ठीक है, तो इसको आपको ये करना है। मोस्ट कॉमन और सक्सेसफुल अप्रोच है होल वर्ड अप्रोच। पूरा शब्द एक साथ ही इंट्रोड्यूस करते हैं, इसमें हम लोग ये मानते हैं कि बार बार उस शब्द को जब बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाएगा तो वो उसको जो है पहचानना सीख जाएगा, मेमोराइज कर लेगा, और फिर जो है वो 2 चॉइस मल्टीपल चॉइस में से आइडेंटिफाई करके यूज करना सीख जाएगा। ठीक है, उसके लिए किसी शब्दावली की या किसी जो है आपके जो है अक्षर ज्ञान की जो है वहां पे जरूरत नहीं है। तो होलवर्ड अप्रोच होती क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैंने बोला कि एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, है ना? तो आपको ये उसकी डेफिनेशन है। थ्रू दिस अप्रोच द चाइल्ड फर्स्ट learns to recognize and read the entire word, later learn its spelling। सबसे पहले बच्चा जो है वो पूरे शब्द को एक साथ पढ़ना
और जो है पहचानना और पढ़ना सीखता है। पहले पहचानता है फिर पढ़ता है, ठीक है। पहचानना और पढ़ना सीखता है और बाद में उसकी वर्तनी, वर्तनी क्या होती है, स्पेलिंग्स, बाद में उसकी जो है वो स्पेलिंग्स को सीखता है। मान लीजिए किसी बच्चे का नाम अक्षय है, तो ना बच्चे को अ का पता है, ना अक्षय शे का पता है, ना य का पता है, लेकिन फिर भी टीचर जो है पूरे शब्द को एक साथ फ्लैश कार्ड के माध्यम से कॉपी पे लिख करके जो है उसको पहले तो उसकी पहचान कराता है, बार बार उसके सामने सेम चीज प्रेजेंट करके, और फिर जो है उसको क्या कराता है, फिर उसको जो है वो रीड करना जो है वो सिखाता है। और जादू हो जाता है, सच में बच्चे सीख जाते हैं, ठीक है। तो वो जादू मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, तो देखिएगा फ्लैश कार्ड्स कैसे हम लोग वहाँ पे 1 चॉइस 2 चॉइस मल्टीपल चॉइस के द्वारा जो है ये जादू जो है वो स्पेशल एजुकेटर करता है, यानी आपको भी करना है। समझ आ रही है बात की? हाँ जी, आगे चलिए। तो ये है स्टेप्स हैं आपके होल वर्ड अप्रोच के। कौन कौन से स्टेप्स हैं देखिएगा। तो गाइस इस होल वर्ड अप्रोच के स्टेप्स क्या है। हाँ, इतना मैंने यहाँ पर कंटेंट को लिया है गाइस, इतनी स्लाइड्स यहाँ पर ली हैं कि आप इससे मैक्सिमम 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर अगर गलती से ये क्वेश्चन 10 नंबर में आ गया तो आपको वो फुल सेशन देखना होगा, ठीक है। 5 नंबर तक तो जितना लिखा है और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इतने से आपका बहुत बहुत इनफ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब स्टेप्स बोल रहा है कि भाई हमको प्रैक्टिकली यूज करना है होल वर्ड अप्रोच। तो ये होल वर्ड अप्रोच को यूज करने के क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है गाइस सिलेक्शन ऑफ द वर्ड। पहले शब्द तो चुनिए क्या सिखाना है बच्चे को। तो जी मुझे सेब सिखाना है बच्चे को, एप्पल जो है वो सिखाना है बच्चे को, ठीक है। और वो पिक्चर लेवल पे सिखाना है, उसके भी लेवल्स होते हैं। पिक्चर लेवल पे सिखा रहे हो, कॉन्क्रीट लेवल पे सिखा रहे हो, या फिर आप जो शब्द के लेवल पे सिखा रहे हो, जिसको कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट का प्रिंसिपल भी कहा जाता है। टीचिंग प्रिंसिपल का भी सेशन वीडियो वहां पर रखा हुआ है गाइस, उसको भी देखिएगा, ठीक है। वहां पे भी मैंने प्रैक्टिकली जो है वहां पे चीज को बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ द वर्ड तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मुझे तो एप्पल का कंसेप्ट सिखाना है। अब मैचिंग ऑफ द वर्ड, अब चीजों को मैच करना है, फिर आइडेंटिफाई करना है और फिर नेमिंग करना है। इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं मैचिंग और आइडेंटिफिकेशन। वो कहते हैं पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा फिर मैच आएगा, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ रीजन बताती हूँ कि मैचिंग कैसे आएगा। पहले गाइस सबसे पहले सिलेक्शन तो है ही है भाई, आपको यही नहीं पता आपको पढ़ाना क्या है, तो पहले तो सिलेक्ट करो, कर लिया सिलेक्ट। अब मैच करना है। मैच में क्या होगा गाइस, मैचिंग जो है वो आइडेंटिफिकेशन से इजी है। मैचिंग में हमको क्या करना है, सेब को सेब की आकृति से जो है वो मैच करना है। तो बिल्कुल इसके जैसा कौन सा चीज है, तो ये सेब है। तो वो तो आसान हो गया ना, क्योंकि उसके जैसा ढूंढना है ना। अब आपके जैसा ढूंढना है, मान लो तो आपकी फोटो मुझे देनी पड़ेगी कि देखो ये वाला बच्चा कौन सा है। तो बहुत इजी होगा सामने वाले को बताने में, अच्छा ये शक्ल वाला, ये शक्ल वाला तो जो पीछे बैठा है, दैट इज कॉल्ड मैचिंग, है ना। आइडेंटिफिकेशन, अब पहचान है, कोई आपको मैच के लिए कोई एक अलग से आपको उसका सिंबॉलिक नहीं दिया गया है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई फोटो नहीं है आपके पास में, जस्ट आपको पहचान करनी है कि इस तरह का बच्चा है, हेल्दी सा बच्चा है, लंबा है, इतने फिट का है, कैसी उसकी आंखें हैं, तो ये कौन सा बच्चा। अभी भैया बड़ा मुश्किल है इसको तो पहचानना, आइडेंटिफाई करना। लेकिन जैसे ही आपने फोटो रख दी सामने तो उसको बड़ा इजी हो गया पहचानना। तो दैट इज, ये डिफरेंस है मैचिंग और आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में भी गाइस 1 चॉइस 2 चॉइस मल्टीपल चॉइस वगैरह में हम लोग करवाते हैं बच्चे को, है ना। और आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि उस जैसा दूसरा शब्द या दूसरी पिक्चर नहीं होती है। तो 1 चॉइस मल्टी आइडेंटिफिकेशन कराना है तो उसमें क्या होगा, सेब और केले को रख दिया, है ना। एक ही चॉइस है ना, तो एक चॉइस का मतलब क्या होता है, गलती का एक ही चांस है। तो बच्चा अगर एप्पल बोलेगा तो सही है, और अगर बनाना बोल दिया तो गलत है। इसीलिए उसको 1 चॉइस बोलते हैं, क्योंकि गलती का एक चांस है। अभी 2 चॉइस क्या होता है, 2 चॉइस में गाइस जैसे हमने एप्पल तो सिखाना ही है, वो तो हमारा मेन कंसेप्ट है। लेकिन बनाना और ऑरेंज जो है वो रॉन्ग कंसेप्ट है, वो नहीं सिखाना, वो हमने चॉइस के लिए दे रखा है। इसको 2 चॉइस क्यों बोलेंगे, वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि गलती के 2 चांस है। अगर उसने बनाना बोला तो भी गलत हो गया और ऑरेंज बोला तो भी गलत हो गया, समझ रहे हो। ऐसे ही हम चॉइसेस बढ़ाते चले जाएंगे, तो 1 चॉइस 2 चॉइस मल्टीपल चॉइस लाइक दैट, ठीक है। और जब बच्चा आइडेंटिफिकेशन की स्टेज में, बच्चा जो है या 2 या 3 चॉइसेस में भी आपने जब सेब को रखा और वो पहचान के आपको दे देता कि ये वाला सेब है, तो आप लास्ट स्टेप क्या करेंगे, नेमिंग। सारी चॉइसेस, सारे दूसरे फ्रूट हटा दीजिए। हमारा उद्देश्य था बच्चे को सेब सिखाना, और हमने बच्चे के आगे सेब रख करके वेदर कॉन्क्रीट, वेदर पिक्चर लेवल, और वेदर जो है वो शब्द लिखा हुआ, हमने तीनों में से जो भी हम टारगेट लेकर के चले हैं, हम उस लेवल पे जो है बच्चे को वो चीज रख के सामने बोलेंगे कि व्हाट इज दिस। क्या बोलेंगे नेमिंग में, व्हाट इज दिस, ये क्या है। और बच्चा बोलेगा ये सेब है ना।
अभी एक क्वेश्चन और आता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बच्चे बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। बच्चे मीन्स टू से आप लोग घबरा जाते हैं कि मैम हमारा बच्चा तो नॉन वर्बल है, ये तो बोलता ही नहीं है, यार आप बोल रहे हो नेमिंग में पूछिए व्हाट इज दिस, और जब वो सेब बोलेगा तभी हम मानेंगे कि उसको तो आता है सेब। तो इसका मतलब है जो नॉन वर्बल बच्चा है वो कभी भी नहीं सीखेगा सेब बोलना या कोई भी और शब्द। क्यों नहीं सीखेगा गाइस, अवश्य सीखेगा। ठीक है, वेदर वो बच्चा स्पीच है ही नहीं नॉन वर्बल। अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, कैसे आप नेमिंग कैसे यूज करोगे आप? नेमिंग हम लोग गाइस इस तरह से, वो सिंबल करके इशारा करके आपको बताएगा। हम उससे क्या पूछेंगे कि हमने इसमें सेब और संतरा दो चीजें रख दी है, और अब हम उसमें से बोलेंगे इनमें से सेब कौन सा है ना? तो बच्चे ने जो है वो बता दिया कि सेब। या फिर हम बोलेंगे कि एक पिक्चर को दिखा करके या सेब की आकृति दिखा करके, क्या यह आम है? बच्चा अपनी गर्दन को ना में हिला देगा। ठीक है, अब हम बोलेंगे क्या यह सेब है? बच्चा अपनी गर्दन को हाँ में हिला देगा। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो हम जो है ऐसा हिम्मत नहीं हारना है कि बच्चा नॉन वर्बल है तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। यू कैन। ठीक है, स्पेशल एजुकेटर कैन डू एनीथिंग। मेरी नजर में स्पेशल एजुकेटर एक मैजिशियन है जो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपके स्टेप्स ऑफ होल वर्ड अप्रोच: सिलेक्शन, मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन और नेमिंग। ठीक है, MIN। ठीक है, NIM। ठीक है, आगे मूव करते हैं। फंक्शनल राइटिंग, अब आ गया राइटिंग, कार्यात्मक लेखन। तो कार्यात्मक लेखन क्या होता है? तो ऑब्वियसली जो शब्द हमने पढ़ने सिखाए हैं अब उनको लिखना भी सिखा देते हैं। जैसा अब राइटिंग पहले आएगा या रीडिंग पहले आएगा, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। भाई हम लिखना बता देते हैं पहले, सेव को फिर पढ़ेगा। वेदर राइटिंग शुड कम फर्स्ट और रीडिंग शुड कम फर्स्ट। ठीक है, तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फंक्शनल राइटिंग स्किल्स इन्वॉल्व learning to write one's name, address, name of the objects using in daily life, words to express one's feeling and emotions। ठीक है, तो जितने भी शब्द हमने फंक्शनल रीडिंग में बच्चे को पढ़ने सिखाए हैं उनको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक करके लिखना बताएंगे। बच्चे ने अपना नाम पढ़ना सीखा तो यहाँ पे अपना नाम लिखना सीखेगा गाइस। ठीक है, तो इसी तरह से पापा का नाम, स्कूल का नाम, शहर का नाम, सारी चीजें जो है रीडिंग करना सीखेगा। ठीक है, इस फंक्शनल राइटिंग मतलब कि जो वर्ड्स डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं उन सब का जो है वो हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। स्टेजेस टू लर्निंग राइट, अब लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर वाले में, कि स्टेप्स ऑफ राइटिंग जो है वो क्या होते हैं। तो वेदर आप जो है वो एकेडमिक की कराएं या फंक्शनल एकेडमिक में कराएं, राइटिंग के जो स्टेप्स इसी तरह से ही होते हैं, क्योंकि हमने भी तो ऐसे ही सीखा है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रेसिंग करना सीखते हैं, है ना, फिर ज्वाइनिंग डॉट्स, फिर कॉपी, और फिर राइटिंग विथ मेमोरी। इनको हम लोग आगे देखते हैं गाइस स्लाइड में। दिस इज ट्रेसिंग, ऐसा ही सीखा था ना जब आप छोटे थे तो, है ना। ट्रेस आउट करना, ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, रनिंग द फिंगर ओवर द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन ऑर्डर टू नो हाउ दे आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रेसिंग। कैसे ये फॉर्म है ना, किस उनके ऊपर बस आपको फिंगर को फेरना है। ठीक है, वो आप जो है वो सैंड पे भी करवा सकते हैं, किसी और सॉफ्ट चीज पे, क्ले पे भी करवा सकते हैं, है ना, ताकि हम लोग जो है वो मल्टीपर्पस या VAKT मेथड को जो है वो यूज करके बच्चों को करवा सके। तो और या फिर अगर बच्चा जो है पेंसिल प्रॉपर तरीके से फॉर्म कर पा रहा है तो अब जो है वो बच्चों को, क्योंकि नॉर्मल बच्चों को भी हम इसी मेथड से ही जो है वो स्टेप्स राइटिंग के सिखा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप है ट्रेसिंग, रनिंग द फिंगर ओवर द लेटर्स ऑफ द वर्ड। फिर है ज्वाइनिंग डॉट्स। अब जब बच्चे ने ट्रेसिंग सीख लिया तो अब तो हम उसको, अब ट्रेसिंग तो फुल फुल रेसिस्टेंस थी ना, पूरा का पूरा शब्द ही बना दिया, बस उसको तो ऊपर ऊपर फेरना है ना। तो अभी हमने वो वाली असिस्टेंस कम कर दी, मदद कम कर दी, अब हम मदद को थोड़ी सी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ज्वाइनिंग डॉट्स हो गया। आस्क द चाइल्ड टू जॉइन द डैशेस और डॉट टू फॉर्म द लेटर। तो ये जो डैश है या डॉट है इनको मिलाते हुए जो है आपको आकृति बनानी। अभी ये आकृति, अभी तो कुछ भी नहीं बना हुआ लेकिन डॉट लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप इसको परसेप्शन करें, अभी मैंने आपको याद है पिछले एक टॉपिक में चाइल्ड डेवलपमेंट में परसेप्शन बताया था, दिस इज परसेप्शन। अगर हमें पहले से ही सेब का कंसेप्ट है
तो हम बेशक से यहाँ कोई लाइन नहीं लगी है, लेकिन हम इन नंबरों को इस तरह से विजुअलाइज करेंगे कि ये क्लोज है ना, तो ये क्लोजनेस का प्रिंसिपल होता है परसेप्शन का। और हम इनको बिना लाइन लगे भी हम इनको एक्चुअल में लाइन लगा करके देख लिया और हमने पहली ही नजर में पहचान लिया कि ये जो है वो सेब की आकृति बनने वाली है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा एक को 3 से, 3 को 5 से, 7 से, 9 से इस तरह से मैच करता चला जाए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ज्वाइनिंग डॉट्स। ठीक है, आस्क द चाइल्ड टू से द नेम ऑफ ईच लेटर एज शी जॉइंस द डॉट्स टू फॉर्म द लेटर। ठीक है, तो बच्चे को बोलते चले जाना है कि वो जो है वो हर लेटर को जो है वो बोले, मतलब उसको वो साथ साथ ये ऐसा नहीं कि चुप रह करके उसको जो है शब्द को फॉर्म नहीं करना है, साथ साथ में उस लेटर को बोलना भी है कि ए पी पी एल ई। अब कितनी बार उसको लिखेगा और उतनी बार बोलेगा, तो बच्चा पढ़ना, याद रखना और लिखना तीनों चीजें एक साथ सीख रहे हैं। बात समझे कैसे जादू चल रहा है हमारा। आगे मूव करते हैं। तो कॉपिंग, कॉपिंग का मतलब होता है प्रतिलिपि, आपको देख के लिखना है ना। शुरू शुरू में होता है ना ऐसे लिखना है, कोई भी चीज आपको करना है तो बस आपको कॉपी करना है उसको देख के। अभी ज्वाइनिंग डॉट्स खत्म हो गया, ट्रेसिंग तो पहले ही खत्म हो गया था, तो अभी उन्होंने टेबल लिख दिया, अब आप देख देख के लिखिए। और TAB लिख दिया। अभी इसको हम लोग एक प्रैक्टिकल मेथड से करें, हम लोग क्या करते हैं, जैसे 5 लेटर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 तो टीचर लिख के देगी, सिर्फ एक हटाएगी और बोलेगी कि लास्ट वाला क्या होगा, तो बच्चा ई लिख देगा। अब बच्चा ई तो बड़े आराम से याद रख पाए, फिर अगले वाला एल भी हटा देंगे, TAB लिख देंगे जैसा अभी लिखा हुआ। तो बच्चे को क्या लिखना है, एल और ई। ठीक है, फिर बी भी हटा देंगे, फिर ए हटा देंगे, फिर टी, यानी एक एक लेटर जो है वो कम करते चले जाएंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड कॉपी। जैसे ये एक ऐसे है या फिर लेटर है वो लिखा हुआ और बच्चे को यहाँ से देख देख के बस कॉपी करना है। ओके, दिस इज कॉपिंग द वर्ड रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड और नोटबुक पे लिखे। आगे देखते हैं स्मृति से शब्द, ये है लास्ट स्टेप। सबसे पहले तो फाइनली आप किसी भी तरीके से सीखिए, चाहे ज्वाइनिंग डॉट से सीखो, चाहे वो ट्रेसिंग से सीखिए, चाहे कॉपी करिए, लेकिन फाइनली तो कैसे रखना है, अपने याददाश्त से लिखना है। यदि अब मैं आपको बोलती हूँ कि अपने अपने पास अपनी अपनी जगह पे जहां भी आप बैठे हो कॉपी पेन निकालिए, ठीक है, मत निकालिए कॉपी पेन, मुझे पता है आप लोगों को आलस आता है निकालने में, तो हवा में बनाइए। ठीक है, हवा में अपने हाथ को फेरते हुए जो है वो टेबल लिखिए, या APPL मतलब एप्पल की स्पेलिंग लिखिए, अपने नाम की स्पेलिंग लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई मैंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कोई स्काफोल्ड नहीं दिया है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं आपको जो है वो बोल रही हूँ कि आपको पहले से आता है, मेमोरी से याद करके शब्द को लिखिए। दिस इज कॉल्ड राइटिंग विथ मेमोरी। ठीक है, लास्ट स्टेज है टीचिंग राइटिंग की, राइटिंग द वर्ड्स फ्रॉम मेमोरी विदाउट मिस्टेक, बिना किसी गलती के आपको वर्ड को जो है लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो इनको सीख जाता है, फिर आगे फिर बच्चे को जो है वो स्पेलिंग धीरे धीरे लर्न करना जो है वो सिखाएं। क्लियर होगी बच्चे। तो ये था राइटिंग विथ मेमोरी, तो 4 स्टेप है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हो गया गाइस, इसमें और भी हैं आगे, VAKT मेथड यूज करके भी हम लोग 7 स्टेप्स और भी है फंक्शनल राइटिंग के, है ना। वो मैंने गाइस राइटिंग का जो सेशन है डिटेल उसमें डाल रखा है, तो ये 3-4 वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ठीक है, तो उनको जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल सेशन इंक्लूड है, तो आई होप कि आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका AAC, ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। क्या है, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन। अब ऑगमेंटेटिव तो क्या है उसको छोड़ दीजिए एक बारी, अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन आपको क्या बता रहा है, अल्टरनेट आप उसका विकल्प ढूंढ रहे हैं। हम विकल्प कर रहे हैं लोगों से संचार करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है जरा हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑगमेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं संवर्धित। ठीक है, ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वैकल्पिक बताइए और संचार यानी कि संचार करने का, कम्युनिकेट करने का एक संसाधन है ना, एक तरीका है, एक विकल्प है आपके सामने। तो AAC का मतलब क्या होता है, मीन्स ऑल ऑफ द वेज दैट समवन कम्युनिकेट्स बिसाइड टॉकिंग। ये किनके लिए है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो अपनी बात को स्पीच के माध्यम से नहीं बोल पा रहे हैं, संवाद के माध्यम से टॉक करके, बात करके नहीं बोल पा रहे हैं। वो उसके अलावा, क्योंकि बात तो वो कर नहीं पा रहे हैं, स्पीच तो नहीं है, ये तो होगी उनकी प्रॉब्लम, डिफॉर्मिटी होगी। अब लेकिन उनको अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो वो जो है जो भी साधन स्पीच के अलावा अपनाते हैं अपनी बात को दूसरे तक रखने का, वो सब एजी कहलाता है।
जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, एएसी मतलब एएसी का जो बोर्ड होता है, टेक्निकल बोर्ड होता है ना, बहुत महंगा आता है, या हमको बनाना पड़ता है, या बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है इसके बारे में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा दिख रहा है ना। तो गाइज इसकी शक्ल पे जाने की जरूरत नहीं है, ये डराता तो बहुत है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने इतनी इजी वे में इसको प्रेजेंट करने का प्रयास किया गाइस, और ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। आप चाहे 1 नंबर वाले में ले लीजिए, अभी तक शायद आया भी होगा कहीं पर, 1 नंबर वाले में लीजिए, 2 में भी इंपॉर्टेंट है और 5 में भी इंपॉर्टेंट है। 10 के लिए तो मैं गाइस नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 1, 2 और 5 ये तीनों में जो है ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। हम अपनी बात कैसे कह पा रहे हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं, मैं बोल करके आपको अपनी बात बता रही हूँ, संचार कर रही हूँ ना आपसे, कम्युनिकेट कर रही हूँ। लेकिन सपोज मैं नहीं बोल पाऊँ, मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो आप तक अपनी बात को पहुंचाने का मैं जो भी संसाधन, जो भी तरीका अपनाती हूँ, वो सब जो है वो क्या कहलाता है, ऑगमेंटेटिव, या फिर आपका जो है वो अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन जो है वो कहलाएगा, एएसी कहलाएगा। अगर आप मेरे सामने हैं, तो अगर मैंने आपको कोई चीज इशारा करके भी बता दी है कि वो चीज मेरे मुंह से नहीं बोला, क्योंकि मैं बैक नहीं बोल पा रही, बीएससी के बैक नहीं बोल पा रही, लेकिन मैंने आपको इशारा करके अपने थंब से या फिंगर से इशारा करके ये बोल दिया कि वो चीज मेरे बैक में, तो वो जो इशारा है अंगूठे का बैक में जा करके मैंने अपने कंधे पे रख करके अंगूठा पीछे की तरफ कर, अगर ये साइन मैंने किया है, तो वो भी एएसी ही है। तो एएससी सिर्फ टेक्निकल नहीं होता है, एएससी नॉन टेक्निकल भी होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा सा डर निकाल दीजिए, ये डराएगा ये टॉपिक, डरना नहीं है, बिल्कुल मत डरना। इस सेशन के पास तो बिल्कुल भी मत डरिएगा, जैसे ही टॉपिक आएगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन यूज एएससी, वो कहता है कि अब कौन एएससी यूज कर सकता है, सारी एज के लोग यूज कर सकते हैं, वेदर वो छोटे बच्चे हैं, एडल्ट हैं, ठीक है, या कोई भी, वो सब इसको यूज कर सकते हैं। इफ दे हैव ट्रबल विद स्पीच और लैंग्वेज स्किल्स, तो कौन यूज कर सकता है, पहले तो कितनी एज के कर सकते हैं, तो जी सारी एजेस के कर सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि कौन कौन कर सकता है, तो मतलब क्यों करेगा वो इसलिए करेगा क्योंकि उसको परेशानी है, उसको दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है, भाषा की, भाषा कौशल में और भाषण में, मतलब कि अपनी बात को दूसरों तक रखने में उसको दिक्कत है, उसको स्पीच और लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है। किस चीज की दिक्कत आ रही है, स्पीच और लैंग्वेज की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये है आपका एएसी। ठीक है, एक पिक्चर आपको दे रखी है, तो ये देखिए, इसके ऊपर इमेजेस बना रखी है ना, बच्चे की है, नमस्ते का साइन हो सकता है, बच्चे टाइम का साइन हो सकता है, लाइक एक घड़ी है उसके ऊपर 9 बजे का टाइम बज रहा है ना, तो ये उसके स्कूल की बेल बेल बजने का है। तो अगर उसको अपनी बात किसी को बताना है कि मेरा स्कूल का समय कितने बजे है, 9 बजे, तो गाइस वो ये पिक्चर या ये जो भी ये टेक्निकल है, ये टैब हो सकता है, टैबलेट हो सकती है, फोन हो सकता है ना, कोई और टेक्निकल डिवाइस हो सकती है। ठीक है, तो उसमें जो है ये घड़ी की पिक्चर बनी है और उसमें 9 बजे हुए और नीचे लिखा हुआ है स्कूल टाइम, है ना। तो अब बच्चा जो बोल नहीं पा रहा है, उसको जब ये बोलना है कि स्कूल टाइम 9 बजे का, तो इस पिक्चर की तरफ इशारा कर देगा, दिस इज एसी ओनली, दिस इज एसी। क्लियर, आगे मूव करते हैं और देखते हैं गाइस, एसी क्या, एसी ऑगमेंटेटिव मींस टू ऐड टू समवन्स स्पीच। ऑगमेंटेटिव का मतलब अलग अलग आ गया, दोनों शब्दों का अंतर। ऑगमेंटेटिव संवर्धित जिसे आप लोग बोल रहे हो, मींस टू ऐड टू समवन्स स्पीच, दूसरे की स्पीच में कुछ जोड़ना, वो ऑगमेंटेटिव कहलाता है। अल्टरनेटिव मीन टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्पीच, और अल्टरनेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीच की जगह इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, सम पीपल यूज एसी थ्रू आउट देयर लाइफ, बहुत सारे लोग जो है वो सारी जिंदगी एसी का उपयोग करते हैं। अदर में यूज एसी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, लाइक व्हेन दे हैव सर्जरी एंड कैन नॉट टॉक। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं स्पीच प्रॉब्लम वाले जो लाइफ लॉन्ग जो है एसी का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज करते हैं, या तो उनकी कोई सर्जरी हो सकती है, या फिर वो कुछ समय के लिए बोल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से वो एसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अभी एक फनी सा एग्जांपल बताते हैं, लाइक आपका मौन व्रत है, अभी स्पीच तो है लेकिन मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पर उस दिन, और जिस दिन आपका मौन व्रत है, उस दिन आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए, संचार के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए क्या साधन अपना रहे हैं। इवन मैं कह रही हूँ कि आप अपनी बात एक पेज पे लिख के, आपको पता है हम लोग पेज पे लिख करके बात को पहुंचाते हैं, वेदर वो कोई मैसेज हो सकता है, वेदर कोई भी बात हो सकती है, हमने पेज पे लिख के बता दिया, इशारा करके बता दिया।
है ना। तो वो सारे क्या है उनके, वो सारे जो है वो एसी ही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो ऐड किया जा रहा है समवन्स स्पीच, दूसरे की स्पीच में कुछ ऐड ऑन हो रहा है और अल्टरनेट है वो इंस्टेड ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये है आपका एसी। क्लियर हो गया बात। अब टाइप्स ऑफ कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो 5 नंबर के लिए गाइस इनफ है। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी। नॉन टेक और लो टेक ऑप्शंस इंक्लूड। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजिकल भी है और लो टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस भी होते हैं। थिंग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नॉन टेक्नोलॉजिकल कौन से, लो टेक्नोलॉजिकल में आपका जेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, राइटिंग, ड्राइंग करके बताना। भाई स्माइलीज क्या है, आपका ड्राइंग करके हम बता रहे हैं, भाई मैं नाराज हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, व्हाट आर दीज आर एसी ओनली, है ना। स्पेलिंग वर्ड्स बाय पॉइंटिंग टू लेटर्स है, पॉइंटिंग टू फोटोज है, पिक्चर्स है, रिटन वर्ड्स है। फ्लैश कार्ड की आपने एक डायरी सी बना दी और बच्चे को दे दिया कि तुझे जो भी बात करनी है बस उसमें से वो वाला फ्लैश कार्ड खोलना है और बताना है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑप्शन तो आपका एसी का। ठीक है, नॉन नॉन टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी की इसमें कुछ भी यूज नहीं हो रहा है, आप जो है वो घरेलू चीजों से और वेस्ट मटेरियल से आप चीजों को बना। अब लो टेक्नोलॉजी, कम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जहाँ पर, तो ये हाईटेक ऑप्शंस हो गए, है ना। और क्या क्या हो सकते हैं आपके हाईटेक ऑप्शंस में, क्या क्या है, तो सॉरी ये है आपके नो टेक्नोलॉजी या लो टेक्नोलॉजी। मैं फिर से क्लियर करूं, सॉरी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो गई हूँ मैं भी। तो मैं आपको ये दोनों में फिर से डिफरेंस बताते हैं, ओके गाइस। तो दो टाइप्स हैं आपके एसी के, क्लियर। पहला है आपका या तो कम टेक्नोलॉजी यूज हो रही है या बिना टेक्नोलॉजी के यूज हो रहा है। ठीक है, तो नो टेक और लो टेक ये एक ही में आ रहे हैं, तो ये सारे नो टेक या लो टेक है। नो टेक मतलब कि बिना टेक्नोलॉजी के, लो टेक मतलब कम टेक्नोलॉजी यूज कर करके, तो ये सारे ऑप्शंस उसमें आएंगे। क्लियर, पहला टाइप। दूसरा टाइप है गाइस हाई टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, जैसे कि कोई एप्लीकेशन यूज की जा रही है, आईपैड यूज किया जा रहा है, टैबलेट यूज की जा रही है कम्युनिकेट कर। टैबलेट मीन्स मेडिकल वाली टैबलेट नहीं, टैबलेट मीन्स आपका जो है वो आपका जो टैबलेट होती है ना, आपका फोन की तरह जो आप जिसको आप यूज करते हो, दैट इज टैबलेट, है ना। टू कम्युनिकेट यूजिंग अ कंप्यूटर, फोन से बड़ा, है ना, बट बहुत सारे फंक्शंस उसके फोन की तरह ही होते हैं। तो यूजिंग अ कंप्यूटर विद अ वॉइस समटाइम्स कॉल्ड अ स्पीच जनरेटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर भी हो सकता है जिसमें वॉइस आप प्रोड्यूस कर सकते हो, और जिसको आप लोग स्पीच जनरेटर डिवाइस भी आप कह सकते हो। तो ये सारे क्या है, ये हाई टेक्नोलॉजी ऑप्शंस है एएसी के, और ये आपके नो टेक्नोलॉजी या लो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कम टेक्नोलॉजी या ना के बराबर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, जिसमें इशारे करना, राइटिंग, ड्राइंग, स्पेलिंग, वर्ड्स पॉइंटिंग टू लाइटर्स और पॉइंटिंग टू फोटोज, ये यूज किया जा रहा है। क्लियर हो गई, तो ये था आपका एसी। अब आ जाते हैं ऑनलाइन टीचिंग पे। तो लास्ट क्लास के टॉपिक चल रहे हैं हमारे, ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, अब हमसे बेहतर तो कोई नहीं समझेगा ना ऑनलाइन टीचिंग क्या होती है, हम तो बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं उसका। तो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन शिक्षण क्या है, हम तो बहुत अच्छे से जाने, हम तो बड़ा सदुपयोग कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग का, फायदा उठा रहे हैं मैक्सिमम। तो बड़ी काम की चीज है गाइस, ऑनलाइन टीचिंग क्या है। ऑनलाइन टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अदर्स ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म, है ना। वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जब आप जो है वो दूसरों को जो है वो एजुकेट कर रहे हैं, किसी तरह से शिक्षित कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस अनुभवों को शेयर कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स लाइव क्लासेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार्स and other online tools, okay, including YouTube also, okay। तो ये है हमारे अलग अलग टाइप्स हैं ऑनलाइन टीचिंग के, जिसमें हम लोग लाइव क्लास हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, वेबिनार्स, सारे हम लोग, मेरे ख्याल कोरोना ने हमें सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया है ना, कोरोना साहब की मेहरबानी कि वो ऑनलाइन टीचिंग को जो है ज्यादा एक्सप्लोर करने में उसने हमारी मदद करी है। अदरवाइज तो ये कहीं छुपे ही रह जाते, समय के साथ साथ धीरे धीरे बाहर आते, पर उसने अचानक से ला करके हमारे सामने खड़े कर दिया, आता है या नहीं आता है भाई इसको सीखो, है ना। तो ऑनलाइन एजुकेशन कंप्राइजेस ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन, चैट्स with tutors or mentors and virtual training that is given by the teachers to the student। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना, वर्चुअल ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पर, है ना। अपने कन्वीनियंट टाइप है, जरूरी नहीं है यहाँ यूनिफॉर्म चेंज करके आपको मेरे साथ में वहां पे स्कूल में जाना है, बैठना है, ऐसा कुछ भी नहीं।
है ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम अपने कन्वीनियंट बेड पे लेटे लेटे आराम से जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ऑडियो भी यूज हो रहा है, टेक्स्ट भी यूज हो रहा है, वीडियोस भी हो रहे हैं, एनिमेशंस यूज हो रहा है, चैट्स यूज हो रही है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, वर्चुअल ट्रेनिंग जो है वो टीचर के द्वारा बच्चों को दी जा रही है। द ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर डेवलप एंड डिजाइन टू फैसिलिटेट इजी लर्निंग एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशंस यूज की जाती है, बहुत सारी मोबाइल एप्स आ गई हैं, ठीक है, और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं बेटर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं गाइस, ये तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग में जो है वो और इजी लर्निंग में मदद कर रही है। अब ऑनलाइन के गुण और दोष क्या है, तो पहले तो जो है वो हम लोग बेनिफिट ही देख लेते हैं ऑनलाइन टीचिंग के। तो बड़े सारे बेनिफिट है, जैसा बताया कि कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था, उसने जो है जो रिसेंट ईयर्स में, और उसने जो है वो स्पेशली मतलब हम लोगों को जो है वो इस सबसे जोड़ दिया। इंटरनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है वो ज्यादा ही फेमस कर दिया कुछ, और ज्यादा ही इसको बेनिफिशियल जो है वो बना दिया हमारे लिए। अभी हमें लगता है इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं चलने वाली है ना। ना केवल टीचर्स के लिए बल्कि स्टूडेंट दोनों के लिए जो है ये बहुत ही लाभकारी है। कैसे कैसे, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसा मैंने आपको बताया, पर्सनलाइज एक्सपीरियंसेस की बात करता है, ज्यादा जो है वो इंडिविजुअल लगता है। ऐसा लगता है बस टीचर सिर्फ मुझे ही पढ़ा रहा है, मैं हूँ और मेरा टीचर है ना। तो ऐसा लगता है कि ओहो बड़ी ट्यूशन मिल रही है, इंडिविजुअल हमारे को, तो इंडिविजुअल अटेंशन हो जाती है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कमेंट के द्वारा पर्सनल हमें रिस्पॉन्स मिलते हैं, पर्सनल अटेंशन मिलती है। ठीक है, और फिर है आपका एबिलिटी टू एडवांस कैरियर की बात हो रही है, टीचर के लिए बोलिए, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो है आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो है वो मिल रहे हैं। जल्दी अवेयरनेस आपको ज्यादा हो रही है, जल्दी आपको सूचनाएं आप तक पहुंच जाती हैं ऑनलाइन माध्यम से। इंक्रीज एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, मोटिवेट आपको करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ऑनलाइन के बेनिफिट हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चैलेंजेस क्या है, अब कोई चीज भाई गाइस अच्छी होती है तो साथ साथ में कोई प्रॉब्लम्स भी लेकर के आएगी। थोड़े बहुत चैलेंजेस भी है, वो भी हम लोग फेस करते हैं जब ऑनलाइन टीचिंग कंटिन्यूस आप लोग करते हो। ऐसा नहीं है कि ये पहला प्लेटफॉर्म है जो आप मेरे से जुड़े हो आकर के, आप कंटिन्यूअस जो है वो ऑनलाइन टीचिंग से फेमिलियर हो, मुझे पता है आप लोग मैक्सिमम तैयारी जो है वो ऑनलाइन से ही करते हो। तो टेक्निकल इश्यूज आपको मालूम ही है, नेट चला गया, वाईफाई नहीं है ना, और बैटरी खत्म हो गई है, और कई सारी चीजें हैं जो कि आपके जो है वो ऑनलाइन टीचिंग में आपका बैरियर जो है वो हो सकता है। डिस्ट्रैक्शन है, टाइम मैनेजमेंट है ना। तो मोटिवेशन की प्रॉब्लम आती है, कंटिन्यूअस आप घंटे डेढ़ घंटे तक हमारा मोटिवेशन जो है वो नहीं हो पाता है। अंडरस्टैंडिंग होती है कोर्स एक्सपेक्टेशंस की। ठीक है, लैक ऑफ इन पर्सन इंटरेक्शन, है ना, आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन की जो इंपॉर्टेंस होती है टीचिंग में वहां पे लैक करता है। ठीक है, अडेप्टिंग टू अनफेमिलियर टेक्नोलॉजी, अब वो लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते हैं। ठीक है, उनको दिक्कत होती है जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिनके पास इवन फैसिलिटी नहीं है, ना लैपटॉप है, ना फोन है, ना और है, या फिर वो रूरल एरियाज में जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, तो वहां पे जो है वो दिक्कतें होती हैं। बैरियर टू लर्निंग फॉर CWSM, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उनको जो है वो बैरियर्स जो है वो होता है उनके लिए, वो उसको अवेल नहीं कर पाते, एक्सेस नहीं कर पाते हैं इन फैसिलिटीज को। तो ये है चैलेंजेस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। ठीक है, तो बाकी आप बेहतर लिख सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छे से जानकारी है इस चीज की। आपसे बेहतर जो है वो ऑनलाइन टीचिंग के बारे में कोई नहीं, क्योंकि आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन सब चीजों। तो इनके अलावा भी कोई पॉइंट ध्यान है तो लिख दीजिएगा, बिल्कुल आंख बंद करके, वो सब सही होगा। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है इस करिकुलम डेवलपमेंट, अब ये टॉपिक हमारा आ गया, ये अलग से भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो टीचर हो स्टूडेंट हो, क्या करिकुलम डिजाइन करने में कैसे आपका टेक्नोलॉजी करती है, एक्सेस रिकॉर्ड एंड कैप्चर इन्फॉर्मेशन टू इन्फॉर्म करिकुलम डिजाइन। अभी मुझे भी आपके लिए कंटेंट यदि तैयार करना है तो बहुत इजी है, टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत इजी बना दिया, कोई कंसेप्ट मुझे भी क्लियर नहीं, मैं फटाफट से गूगल पे जाती हूँ, उस चीज को देखती हूँ। ट्रांसलेशन करने में, बहुत सारी चीजें करने में जो है, चाहे वो पिक्चर एडिक्शन करना है, कुछ भी करना, तो सारी चीजों में अपना टेक्नोलॉजी तो मदद कर रही है ना। तो कंटेंट फॉर्म करना है, क्या चीज का ट्रेंड है, क्या चीज बच्चों की नीड है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो मिल रही है। ठीक है, okay, and communicate and collaborate with stakeholders in new days to facilitate nowadays, to facilitate discussion। and अगर आपको करिकुलम जो आप फ्रेम कर रहे हो, आपको स्टेक होल्डर्स के साथ में, अदर टीम मेंबर्स के साथ में यदि उसको डिस्कस करना है तो भी आप बहुत जल्दी कर सकते हो, वो चाहे गूगल मीट से करिए, चाहे ईमेल के जरिए, तो ये सारी चीजें आपको कौन
फैसिलिटेट कर रहा है आपका टेक्नोलॉजी का। डेवलप न्यू सॉल्यूशंस टू एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड एजुकेशनल इश्यूज। ओके, develop new solution to address organizational, technical and educational issues को एड्रेस करना है, उनके बारे में कोई भी इशू है, उनको उनमें चेंजेस कुछ लाने हैं, तो ये सारी चीजें जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाएंगी। एनहेंस द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाय मेकिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव, एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल। मैक्सिमम लोगों तक एक्सेसिबल हो, उसको और अधिक इफेक्टिव बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें एंगेज हो सकें, जुड़ सकें। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? ये सारी चीजें क्वालिटी इनहेंस करना टेक्नोलॉजी के द्वारा ही पॉसिबल है। टेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत इनहेंस किया, बहुत बेनिफिट जो है वो किया है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ एडवोकेसी। इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। सेल्फ एडवोकेसी, एडवोकेसी आपको पता ही है, एडवोकेट वर्ड से बना है, यानी वकालत, वकील, है ना। एडवोकेसी होते हैं वकालत, और सेल्फ होता है स्व, खुद की वकालत करना। और अभी इसको हमको कंसर्न में पढ़ना है डिसेबल बच्चों के। तो सेल्फ एडवोकेसी इज व्हेन समवन विद अ डिसेबिलिटी स्पीक्स अप एंड रिप्रेजेंट देमसेल्फ। एक लाइन आंसर है गाइस, सीधा सीधा। स्व वकालत क्या होती है? जब विकलांग बच्चा खुद के भले के लिए, खुद के लिए खुद बोलता है, खुद अपना प्रतिनिधित्व करता है, कि अपनी भलाई के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं है। मैं अपने बारे में बोलूंगा, मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या अधिकार है, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ एडवोकेसी। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स एंड हेल्पिंग अदर पीपल्स टू अंडरस्टैंड देम टू। मतलब अपनी नीड्स को, इसका मतलब क्या होता है सेल्फ एडवोकेसी का? एक तो अपने बारे में बोलना, अपने हक के बारे में बोलना। दूसरी चीज है अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करना, और दूसरों को भी अंडरस्टैंड करवाने में मदद करना। तो ये सेल्फ एडवोकेसी होगी। डिसेबिलिटी एडवोकेसी एजेंसीज कैन हेल्प यू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस योरसेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर योर राइट एज वेल एज गिव यू एडवाइस एंड सपोर्ट। बहुत सारी एजेंसीज हैं डिसेबिलिटीज की, जो बच्चों को एडवोकेट करना, बच्चों को खुद के बारे में, खुद के हक के बारे में बोलना जो है वो सिखाती है। नेशनल ट्रस्ट गाइस, जो पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह से बच्चों को सपोर्ट करें। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस पे जो है वो काम जो है करती हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, स्पेशल स्कूल्स हैं, है ना, स्टेक होल्डर्स हैं हमारे। तो ये सारे जो है क्या है, ये जो है साधन है, एजेंसीज हैं, जो कि स्पेशल बच्चों को, डिसेबल बच्चों को उनके राइट्स के बारे में ना केवल अवेयर कराती हैं, बल्कि उनको एडवोकेट करने में भी सपोर्ट करती है, एडवाइस करती हैं। ठीक है, being a self advocate means that you can make your own decision and make sure that others respect your choices। और एज ए सेल्फ एडवोकेट का मतलब क्या होता है? आप अपने डिसीजन खुद ले सकें, और एश्योर कर सकें कि दूसरे आपकी चॉइसेस का, आपका, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है वो रिस्पेक्ट करें। ठीक है, तो ये होता है सेल्फ एडवोकेसी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके गाइस, एग्जांपल लेके आप जितना चाहे एक्सपीरियंस जो है वो कर सकते हैं। लास्ट है एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। अब एक क्वेश्चन में आपका जो है पीछे एक पूछा था SHS, है ना, SHS एक एब्रिविएशन आया था, बच्चे बड़े कंफ्यूज कि क्या होता है ना। तो गाइस ये होता है सेल्फ हेल्प स्किल्स। अब देखिए एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसे आप लोग ADL कहते हैं, जो आपका एक डोमेन भी है। ठीक है, कार्य, आप इसके द्वारा हम बच्चों को काम सिखाते हैं। ठीक है, स्पेशल एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके नाम सुनिए, इसी को ही पर्सनल स्किल बोलते हैं, इसी को ही सेल्फ हेल्प स्किल HSS बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये आपके ADL ही होते हैं। डेली लाइफ, डेली लिविंग, सेल्फ हेल्प स्किल्स, ये सारे क्या है आपके लाइफ स्किल्स, जिसे आप लोग बोलते हैं जीने के लिए जो जो जरूरी है, सारे क्या है ADL ही होते हैं। अब ADL बच्चों के लिए, आपको इसको तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है ADL क्या होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया और एक इम्पोर्टेंट आपका पार्ट है इस पेपर का, तो इसलिए गाइस मैंने इसको यहाँ पर डाला है। तो ठीक है, तो इसको देखिएगा, एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ। यहाँ पे मैं ऐड ये करना चाहूंगी कि वो सारी एक्टिविटीज जो आपको रोजाना करने की आवश्यकता होती है, आप एक बार 3 या 4 बार एक दिन में आप जो है वो कंघी कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको कल कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप 4 दिन का खाना इकट्ठा खा लीजिए, तो ऐसा नहीं है कल भूख नहीं लगेगी, बीमार जरूर हो जाओगे। तो ऐसी एक्टिविटीज जो आपको रोज की रोज ही करनी पड़ती है, उन सबको जो है वो सेल्फ केयर स्किल्स भी कहते हैं, ADL भी कहते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, लाइफ स्किल्स भी बोल। तो सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, हाइजीन, टॉयलेटिंग एज वेल। ठीक है, ये सारी क्या है, ADL है। स्पेशल एजुकेशन में ये करिकुलम का अहम पार्ट होती है फंक्शनल एकेडमिक का। ठीक है, तो ये हैं आपके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं? फीडिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, ग्रूमिंग हो गया,
है ना। इनको सबको डिटेल में यहाँ लिखा हुआ, फीडिंग में क्या आता है गाइस, ड्रेसिंग में, ये कुछ नहीं है, ये आपके पार्ट है आपके एफएससीपी के, ठीक है। उन्हीं डोमेन्स को ही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा गाइस, ठीक है, क्योंकि अगले सेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। आपके नेक्स्ट सेशन में इस तरह से एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लाइक एक 8 साल का बच्चा है या एक 9 साल का बच्चा है, तो उसका आप करिकुलम कैसे प्लान करोगे, तो ऑफ कोर्स एडीएल उसका पार्ट रहेगा, तो आपको इस तरह से उसको एज वाइज एक्सप्लेन करना होगा कि 8 साल के बच्चे को ड्रेसिंग में क्या क्या चीजें सिखाओगे, 8 साल के बच्चे को फीडिंग में क्या क्या सिखाओगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एज आपको करिकुलम, तो ये करिकुलम के इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे, ये तो मुझे पता है कि आपको एडीएल पता है, आपको एडीएल के टाइप्स पता है, लेकिन ये लिखने का मेरा यही पर्पस है कि आप इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में करिकुलम है, ये करिकुलम का पार्ट है। तो इस वे में आप, फिर चाहे वो सोशल स्किल पूछ ले, फिर चाहे वो आपका एकेडमिक स्किल पूछ ले, फिर चाहे आपका ऑक्यूपेशनल या रिक्रिएशनल पूछे, तो आपको ये वे में आपको जो है वो एक्सप्लेन करना है। लैंग्वेज आप जो मर्जी चूज कीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी है, ठीक है। तो यही आपकी टॉयलेटिंग स्किल, शॉपिंग, कुकिंग, हाइजीनिंग, ये सारी जो है वो आपकी एटीएल स्किल्स में आएगा। क्लियर है आपको? तो ये था गाइस आपका सेशन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विद द चैनल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया है, और गाइस नेक्स्ट सेशन जो है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे ये होता है ना सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे सेशंस मूव हो रहे हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल भी जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ता चलता चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगी लास्ट सेशन में मोस्ट ऑफ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर अप कर लो। उम्मीद है थोड़ा सा बड़ा होगा वो सेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस उसमें कवर अप करने हैं हमें, जितने भी रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये 2 सेशंस का तब तक बेनिफिट उठाइएगा, और उम्मीद करती हूँ कल शाम तक जो है आपका नेक्स्ट सेशन भी आ जाएगा, नहीं तो परसों सुबह तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है। उस पर भी काम चल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, है ना। मेरा जो है ना मोरल जो है वो और बूस्टअप हो जाता है, और मुझे सेशन जल्दी बनाने में मदद मिलती है। अभी अभी आप कमाल की बात देखिए, अब आप लोग कमेंट करने लग गए हो ना, प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे भी मजा आता है, मुझे भी लगता है कि मैं आपसे डायरेक्टली मिल पा रही हूँ, इंटरेक्ट कर पा रही हूँ। अभी सेशन टाइम पे आ रहे हैं ना, ये आपके कमेंट्स का कमाल है, ये यहाँ पे रेनू मैम का कोई कमाल नहीं है, ठीक है। तो जो का पार्ट, स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। बाय बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स गाइस।